सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्यारी बुआ, यहाँ भी ठंड आ चुकी है, कैसे चलेगा? मतलब ऐसा लगता था कि मुंबई में ठंड नहीं आएगी, चलेगा क्या, सिर्फ स्टूडियो में रहेगी ठंड। यही कहते कहते चल दी ठंड, है ना? हाँ, वो लोहड़ी में ही कहा था ना उन्होंने, जैसे जैसे तिल चटका वैसे जो है जाड़ा जो है फटका, अब वो निकल लिया धीरे धीरे। तो ऐसे ज्यादा ना घबराओ। और हमने भी बात कर ली है सर्दी से कि थोड़ा टाटा बाय बाय के मूड में आ जाओ भाई। हेलो हेलो बहुत हो गया, वेलकम बहुत हो गया, उनका स्वागत बहुत हो गया, और बसंत का महीना आ गया। तो ये जो गुलाबी ठंड वाला मौसम है, पीले पीले कपड़े पहनने वाला, और पूरी जो कहते हैं ना कि प्रकृति पूरे शबाब पर है, तो सुंदरता देखते बन रही है। तरह तरह के रंग आ रहे हैं, अलग अलग तरह की। वो आम में बौर आ गए, कई गए तो आम भी आ गए, अभी तक अभी से लग गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। हाँ, क्या बात है। और लेकिन ये जो इस मौसम का जब है, जब कोयल बोलेगी और आम अच्छी तरह से बौर पर आएंगे, बौर आएंगे आम से, और अलग अलग तरह के रंगों के फूल खिल जाते हैं, नई नई पत्तियां आ जाती है कोमल कोमल, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लगता है नव जीवन का संचार हो गया। लेकिन नव जीवन का संचार हो तो हो, लेकिन साथ में और ढेर सारी पुरानी बातें भी करनी होती हैं जी। और हमें भी करनी होती हैं उन सखियों की बातें जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज हम सखी विशेष में बात करने वाले हैं किसकी? उर्मिला यूली चौधरी की, जो कि वास्तुकला से संबंधित है जी। और हेरा फेरी से बचाव कैसे हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। अच्छा, उससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कैसे कैसे फंस जाते हैं हम लोग। हाँ, आजकल वाला जो हेरा फेरी है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। बिल्कुल। तो वो जो प्रकार है वो अपने आप में एक प्रकार है। तो आपके भी कहीं ना कहीं ऐसे हादसे से गुजरे तो होंगे ही। तुमसे नहीं कह रहे नेहा बिटिया, ये हम अपने श्रोताओं से कह रहे हैं। हाँ। तो श्रोताओं, आप भी कहीं ना कहीं हुए होंगे तो थोड़ा साझा कीजिए। बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि हर दूसरे चौथे आदमी से बात करो कि ये हो गया तो कहते हैं हाँ हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल, तो होता ही रहता है। नए नए तौर तरीके निकले ना। हाँ। तो नए नए तौर तरीकों में फंस जाते हैं, फिर पता चलता है, फिर एक दूसरे को बताते हैं, तब तक हेरा फेरी करने वाले कुछ नया तरीका ले आते हैं। बिल्कुल। और हर बार कुछ कुछ तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं उनका मनोवैज्ञानिक कुछ प्रभाव है, या कुछ हम कभी कभी लापरवाही हमारी होती है कि हम फंसी जाते हैं, पता होने के बाद भी, पूरा हमने धारावाहिक देख डाला उसके बाद भी फंस जाते हैं। तो बातें ऐसी ही होती रहती हैं, अनोखी अनोखी। तो अनोखी अनोखी बातों में जो है ये छिलकों का भी जो है ना संसार जो है बिल्कुल अनोखा है। हाँ। तो ये बिल्कुल बचाव हेरा फेरी से भी कीजिए, और ये जो छिलके फेंक देते हैं उससे भी बचत करनी चाहिए। और बहुत सारे व्यंजन बनते हैं छिलकों से, जिसके बारे में हम आज बताएंगे। मतलब नेहा आएंगी तो बिल्कुल अलग ढंग का कुछ लेके आएंगी, मंजू बिटिया आएंगी तो कुछ अलग लेके आएंगी, मन्नू बहुरिया आएंगी तो कुछ बिल्कुल उनका अलग अंदाज होगा। तो भाई देखिए, ऐसा है, हम श्रोताओं से कह देते हैं, हमको सबके संग सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है ना। अब जैसे जैसे लोग कहती हैं वही वही हमें करना पड़ता है। और आज बड़ा खास दिन है, उसको भी तो मनाना है ना जी। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है, जो मनाया जाता है। और ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक शोक का दिवस है। हाँ, क्योंकि इसे इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है। और ये दिन जर्मन तानाशाह हिटलर की कैद में रहते हुए मारे गए जो लोग थे, उनकी याद का दिन माना जाता है। हाँ, तो जैसा कि नाम से ही है प्रलय, यानी कि हमेशा प्रलय जो होता है नुकसानदेह ही होता है। तो नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह तय किया कि हर वर्ष 27 जनवरी को ये दिन मनाया जाएगा, और इस दिन नरसंहार में मारे गए व्यक्तियों को याद किया जाता है। और हिटलर के यातना शिविर से जब बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया, वहीं बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें बचाना मुमकिन भी नहीं हुआ। इस शिविर से लोगों को जब छुड़ाया गया, उसके बाद साल 1947 से इस शिविर को स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। और जो आज का दिन है, आज के दिन इजराइल, जर्मन और अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के यहूदी जो हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और अपने जो उस वक्त मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो जैसे कि होता है कि हर कार्यक्रम की, हर इस तरीके के दिवस जो होते हैं उनकी एक थीम होती है अलग तरीके की। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की थीम है घर और अपनापन। तो जाहिर है कि घर और अपनापन ही वो साधन है जिससे ये दर्द भरी याद कुछ हद तक शांत हो सकती है। और भाई हिटलर की तानाशाही तो हम सब जानते हैं, अक्सर आज तक
वो प्रयोग में आता है कि भाई हिटलर है वो तो जी, है ना, जो भी इस तरीके की तानाशाही करता है। तो ये हम उन सबको नमन भी करते हैं जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। तो विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और सखी सहेली में बुआ जी और नेहा शर्मा कर रहे हैं बात।
यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथी भी बहुत कुछ कह रहे हैं और सब याद कर रहे हैं, अपनी बातें इन्होंने साझा की हैं, छिलकों की सब्जियां बताई हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की वही लगभग आप भी बता रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जन्म मृत्यु का ये क्रम है, प्रलय के बाद फिर से होता है, किस तरह से ब्रह्मांड की जो है वो सृष्टि पूरी नष्ट होती है प्रलय में, वो सारी चीजों का ये जिक्र कर रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए इन सब चीजों के लिए। तो और अब हम बात कर लें उर्मिला यूली चौधरी जी की। जी हाँ, निर्माण की बात हो रही है तो उनका नाम भी बड़ी आसानी से आ सकता है, इसमें आ सकता है। और हमारे साथियों ने इनके बारे में भी बहुत कुछ बातें साझा की हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया है, और जाहिर है कि वास्तुकला में इस तरीके से किसी महिला का आना अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल। और आज जब हम हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को महसूस करते हैं ना बुआ जी, तो हम याद करते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने इन जटिल क्षेत्रों की ओर पहला कदम बढ़ाने की या आगे बढ़ने की या सतत मेहनत करने का एक नया रास्ता बनाने का काम किया बाकी महिलाओं के लिए। ये महिलाएं आज जो आम लगते हैं ये क्षेत्र, इसमें अपना परचम लहराने के लिए तब आगे आई थी जब महिलाएं इस ओर देखती भी नहीं थी। और ऐसा ही क्षेत्र है वास्तुकला का या आर्किटेक्चर का, और बात हम कर रहे हैं भारत की पहली महिला आर्किटेक्ट कही जाने वाली उर्मिला यूली चौधरी की। और हमारे साथी भी यही बता रहे हैं कि चंडीगढ़ जो कि भारत के एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है जिसे सुनियोजित तरह से बनाया गया है, इसे आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। और इस शहर की वास्तुकला के लिए मशहूर फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोबिजेर की सराहना की जाती है। और सभी को ये आश्चर्य होगा और बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता भी होगा कि उनके दल में उर्मिला चौधरी भी शामिल थी और उन्होंने चंडीगढ़ परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लिया था। बिल्कुल। जब साल 1947 में जब विभाजन हुआ उसके बाद पंजाब की राजधानी लाहौर तो देश के बाहर चली गई और पंजाब की राजधानी के तौर पर फिर चंडीगढ़ को चुना गया और सुनियोजित तरीके से इसे बनाने का फैसला किया गया। इसके लिए ही वास्तुकार ली कोबिजेर को बुलाया गया था और उनके सराहनीय कामों में से एक माना जाता है चंडीगढ़ का निर्माण। और इस परियोजना में उर्मिला यूली चौधरी शुरुआत से जुड़ गई थी। साल 1951 से लेकर 1963 तक वो इसमें सक्रिय रूप से शामिल रही। और उन्होंने अपना पहला काम जो है ना हाई कोर्ट की इमारत से शुरू किया था। ये भी प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा डिजाइन की गई पहली इमारतों में से एक थी। और उर्मिला यूली चौधरी, जिन्हें ज्यादातर यूली के नाम से ही जाना जाता था, ज्योमेट्रिक हिल टावर ऑफ शेडो शहीद स्मारक बनाने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही और इन्हें चंडीगढ़ के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। इसके अलावा वो भारत सरकार और वास्तुकार ली कोबिजेर के बीच एक कड़ी का काम करती रहती थी। फ्रांसीसी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था और इसीलिए वो साथी वास्तुकार के लिए एक तरह से ना दुभाषीय का भी काम वो करती थी। और 4 अक्टूबर 1923 को उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और उनके पिता राजनयिक सेवा में थे, जिसके कारण उनका परिवार यात्राएं करता था। इसके चलते उन्हें विश्व भर में घूमने का मौका मिला। साल 1947 में उन्होंने स्कूल की शिक्षा ली थी जापान के कोबे से और इसके बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया से वास्तुकला में उन्होंने स्नातक किया। इसके बाद वो अमेरिका चली गई और वहां इंगलवुड न्यू जर्सी में रहकर सिरेमिक आर्ट में डिप्लोमा किया और पंजाब सरकार के वास्तुकार जुगल किशोर चौधरी से उन्होंने शादी की। और जैसे हमने बताया ना कि 1963 तक वो चंडीगढ़ परियोजना में जुटी रही। उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग में बतौर प्रिंसिपल काम किया। फिर 1968 से 70 तक वो एक बार फिर चंडीगढ़ परियोजना से जुड़ गई। और यूली चौधरी न सिर्फ भारत की पहली महिला वास्तुकला के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं में मानी जाती हैं, बल्कि किसी राज्य की वास्तुकला विभाग की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का परचम भी उनके नाम है। और यही नहीं, वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन और इंडियन इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट्स की पहली महिला निर्वाचित सदस्य बनी। वो हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ सरकार और पंजाब सरकार की प्रमुख वास्तुकार भी रही। 3 दशक तक वो अपने काम में सक्रिय रही और इस दौरान सार्वजनिक भवनों, मंत्री आवासों, रेलवे स्टेशनों, छात्रावास भवनों, कॉटन मिल्स, फायर ब्रिगेड स्टेशन, ग्रामीण अस्पताल जैसे कई भवनों की रूपरेखा बनाने का उन्होंने काम किया। तो मतलब काफी विस्तृत काम है। तो काम हम और भी बताएंगे, और भी है क्या? बहुत सारे काम है उनके बारे में बताएंगे। पुरस्कार भी हैं कुछ उनके नाम जो उन्हें मिले। वो तो बताना बहुत जरूरी है, लेकिन गीत भी सुनना उतना ही जरूरी है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला।
शहर ये दिल वालों का, हमारे जैसे मत वालों का। गले मिले सब यहाँ पे आकर, नहीं भेद गोरे कालों का। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। ये मुस्कुराती नटखट गुड़ियाँ, ये हुस्न वाली मीठी छुरियाँ, जरा देर को सब टकराए, कहाँ से आई इतनी परियाँ। नमस्ते। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। इधर से गुजरे हम मस्ती में, बाहर आई उस बस्ती में। चले प्यार के नगमे गाते, है घर किसी दिल की दिल्ली में। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। तो हम शहर की बात करें, चंडीगढ़ शहर को बनाने में जिनका बहुत पूर्ण हाथ रहा, उर्मिला यूली चौधरी की हम बात कर रहे हैं। और किस तरह से वो आगे चलकर कितना उन्होंने नाम कमाया, किस तरह से वो काम करती रही आगे बढ़कर, इस पर हमने चर्चा की। तो और भी बातें बताओ। हाँ? फटाफट। उन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वीमेन, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज, उनके बनाए डिजाइन है वो। और उनके डिजाइन की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोर्बुज़िएर की शैली में अपनी शैली मिलाकर उन्होंने एक अनूठी शैली बनाई है। वो अपने डिजाइन में सादगी और कम खर्च की व्यवहारिकता पर विश्वास करती थी। और यही कारण था कि अपने सबसे पसंदीदा कामों में से एक फर्नीचर डिजाइन में उन्होंने कम लागत का उपयोग किया। और इसके लिए ही उन्हें साल 1964 में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई कलाकार अपनी डिजाइन के बारे में सोचता है तो फिर पैसे के बारे में नहीं सोचता है। सोचता है कि अगर हमने वहां सोचा तो फिर हमारी जो कल्पनाओं के जो पंख हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ जाएंगे और उतनी ऊंचाई पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कम लागत में सरकारी कार्यालयों, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, गांधी भवन, गेस्ट हाउस, पंजाब विश्वविद्यालय से के जो पुस्तकालय के फर्नीचर डिजाइन किए। फिर वास्तुकला के अलावा भी यूली चौधरी की कई चीजों में रुचि थी, जैसे कि चित्रकारी, लेखन, और मजेदार बात देखो, नाटकों का निर्देशन भी उन्होंने किया है जी। और दोज वर द डेज ये नाम से ली कोर्बुज़िएर का संस्मरण भी उन्होंने लिखा है। कोर्बुज़िएर के साथ उन्होंने भाई काम किया था तो उनका संस्मरण लिखा है। उनकी किताब जो है द थ्री ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में एक नया रास्ता बनाने वाली उर्मिला यूली चौधरी 20 सितंबर 1995 को तो इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनकी बनाई इमारतें और स्मारक आज भी उनकी कहानी कहते हैं। और आधुनिक वास्तुकला में उनके जो योगदान है उसको सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि अगर उनके बनाए जो जगह हैं वो अभी भी मौजूद हैं और लोग उनकी सराहना भी करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है नेहा बिटिया कि हम जैसे चीजों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं या कोई भी स्मारक होता है देखते हैं, लेकिन जो कलाकार है उसके पीछे उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हम कारीगरी ही देखकर एकदम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारी और बहनों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। और वास्तुकला में जिस क्षेत्र
मतलब जिस समय इस क्षेत्र में वो आई, वो वाकई बहुत अचंभित करने वाली बात थी। अब तो बहुत जैसे कि सामान्य सी बात हो गई है। बहुत सारी हमारी बिटिया जो हैं, बहनें हैं, बिटिया हैं, बहुएं हैं, वो इस क्षेत्र में हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी रास्ता तो इन्होंने ही दिखाया, यूली चौधरी ने। तो एक रास्ता अगर बन जाता है, दिल्ली रास्ता बनाया कह सकते हैं, वो भी एक वास्तुकला की तरह से उन्होंने एक रास्ता बनाया और ये रास्ता बन गया तो सभी उस पर चलते गए। और हम आज बात करेंगे हेरा फेरी के जो तरीके हैं उनके बारे में। जी, लेकिन फिर कैसे बचाव हो, अब आज हम फरमाइश करेंगे। आज हमारी फरमाइश है कि फिर एक गीत सुनाओ। चलिए ठीक है। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमी हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमी हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते
ये तो इस बहुत तरह से प्यारा गाना है। लेकिन ये जो हालत होती है ना, ऐसे ही ढूंढते रहते हैं जब पॉकेट से पैसा चला जाता है कहीं, तो ढूंढते है रह ना? जाते हैं। और शहर भर में ढूंढने चाहे कहीं भी ढूंढे, जल्दी से मिलते नहीं है वो पैसे। कभी नहीं मिलते जल्दी से। हाँ। क्या होता है ना, जल्दी से ना, देर से ना, बाद में ना, कभी भी। बहुत मतलब पता नहीं कितने लोगों उतने में पैसों की सीख मिल जाती है, ऐसा सोचते थे हम लोग। बस। लेकिन तब तक नए पैतरे आ जाते हैं और फिर हम वापस फंसने लगते हैं हाँ, उसमें। पहले तो वही होता था कि पॉकेट मार लिया, और लोग कहते हैं बड़ी हम्म खूबसूरती से, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बताते थे, ऐसी उंगलियों में ब्लेड लगा लेते हैं, नाखून के बीच में रखते हैं, और जी। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि शर्ट में ऊपर, जो हमारे भाई लोग हैं या भतीजे लोग हैं, उनके शर्ट में ऊपर मोबाइल रखा है, उसको धीरे से निकाल लेते थे। हाँ। आप कहीं बैठे हैं, आपकी जरा सा झपकी लगी और निकाल लिया। तो वैसे कलाकारी तो है नेहा ये बिटिया। तो सामने सामने होती है, लेकिन हाँ। कुछ चोरियां, ये कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। हाँ, तो इस तरह से अच्छा, वही लोग जो थे ये अब थोड़ा हाँ, मॉडर्न हो गए हैं। वो अच्छा। मॉडर्न हो गए हैं। वो इस तरह से आपको फोन करते हैं और आपसे बातें करते हैं। कई बार फोन करके आपसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं या कोई स्कीम आपको बताते हैं। आमतौर पर पैसों की स्कीम होती है जिसमें आपको खूब पैसे मिलने वाले होते हैं। हाँ। लेकिन इसके लिए आपको सामने से फोन आता है, पर सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो पैसा वो देने वाले रहते हैं, इनाम का हमें, उसे लेने के लिए हमें पहले पैसे देना होते हैं। हाँ। क्योंकि वो हम करोड़पति बन जाते हैं, कई बार लखपति बन जाते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन फिर हमारी कार एक लग जाती है, लॉटरी कार की, जो हमने लॉटरी कभी भरी नहीं होती है। तो उस लॉटरी को पाने के लिए हमें पहले कार की कुछ एक किश्त, जो कि कुछ हजारों में होती है, कुछ वो देनी हजारों में होती होती है। और ये तो चलो ठीक है, फिर भी आदमी सोचेगा कुछ हजार गए ना, जितना तुम दोगी उतना ही जाएगा। आदमी यही सोचेगा चलो ठीक है, 10 लाख मिलने वाला है तो 10,000 की चलो लगा देते हैं, ये भी दांव पर। हाँ। लेकिन मजेदार बात यह है कि कभी कभी वो ये बस कहते हैं कि बस 5 रुपए से आप ये अकाउंट खोलिए, हाँ। और इससे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, और लगता है बस 5 रुपया। लेकिन आप सोचिए कि 5 रुपए से कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, 2 रुपए से कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, और कर देते हैं। वो कहते हैं दो जो है ट्रांजेक्शन वो फेल होगा और आपका पैसा नहीं कटेगा। 2 ट्रांजेक्शन फेल करना है, आप 2-2 रुपए जमा कर दीजिए और तब होगा। और उसमें बकायदा वो इस तरह से आपका पूरा फोन जो है वो हैक कर लेते हैं, यानी वो चुरा लेते हैं फोन आपका। तो ऐसे नहीं, ये शरीर वाला पूरा, ऐसे जो हाथ में आपके मतलब उपकरण है वो वाला नहीं, वो पूरा जो उसके अंदर की जो चीजें हैं वो उनके पास होती हैं। बिल्कुल। और ये फोन एक तरह से हमारे हर चीजों की चाबी बन गया है, क्योंकि अब जब हम बैंक अकाउंट भी इसी बैंक अकाउंट भी इसी से हम ओटीपी अगर हमें आता है तो उससे हमारा बैंक अकाउंट सुरक्षित होता है। कई बार हम अपने अकाउंट की जानकारी इसमें रखते हैं। ऑनलाइन हम पैसे देने के लिए बहुत सारे जो ऐप हैं उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे फोन में होता है। अरे बहुत सारे लॉक करके इसलिए रखा जाता है, लॉक करके रखा जाता है, इसीलिए बहुत सारे पासवर्ड हम उसमें रखते हैं अपने, मतलब मेल आदि के। तो मेल में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, आपके अकाउंट नंबर आते हैं, कभी कभी आप रख लेते हैं उसमें। और जब वो इस तरह से पूरा जब ले लेते हैं तब उनको जैसे अक्सर ये होता है कि हमने तो ओटीपी तो बताया ही नहीं, फिर कैसे उन्होंने ले लिया पैसा। लेकिन ये जब आपका फोन पूरा ले लेते हैं तो ओटीपी उनके पास आता है, ना कि आपके पास। बिल्कुल। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा तो करेंगे बुआ जी, लेकिन पहले एक अंतराल ले लेते हैं क्योंकि काफी डर वाली बात हो गई है। अच्छा। तो अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली जी। तो बुआ जी, जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे हेरा फेरी की, इसकी तो इतने नए नए तरीके निकल गए हैं कि क्या तो याद रखें और क्या भूल जाएं।
जबकि हमारे साथी जो बहुत पुरानी बात याद कर रहे हैं, पता है। अच्छा? इसमें लिख रहे हैं कि तराजू या बाट में कुछ गड़बड़ कर रहे रहते हैं, हमें कम तोल कर देते हैं। मेरा पाला ऐसे कई ठेले वालों से पड़ चुका है, पर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर मुझे कोई शक होता है तो धीरे से उसके तराजू के पास जाकर बाट उठाकर देख लेती हूँ और उनकी तराजू सही है या नहीं। कितने ठेले वालों तो मुझे कहते भी हैं कि आप बहुत चालाक हो। मैं बोलती हूँ कि मैं चालाक नहीं हूँ, पर मैं आप लोगों की चालाकी नहीं चलने देती। इस तरह से मैं लोगों की हेरा फेरी से बचती हूँ। भाई ये तो बड़ी छोटी सी इन्होंने बात की है। तराजू के नीचे आमतौर पे चुंबक लगा दिया जाता है, तो चुम्बक उससे उभार हो लगाते हैं जाता है। या उसका जो नीचे का जो गड्ढा रहता है उसमें की निकाल देते हैं। तो जैसे 1 किलो का है तो उसमें मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम कम होता है। तो भाई ये तो यहाँ तो बहुत, पूरा खाता खाली हो जाता है। हाँ यहाँ हम करोड़ों की बात कर रहे हैं भाई, जी। कम से कम लाख हजार की तो बात कर रहे हैं। वो हाँ। लगभग ऐसा सुनने में आया है कि क्राइम वाले जो है, जो साइबर क्राइम वाले हैं, जी। वो मतलब उनके पास इतने ज्यादा केसेस आते हैं नेहा बिटिया, कि जैसे 1 आध लाख की बात लेके जाओ ना तो वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मतलब कम से कम 50 लाख 1 करोड़ की बात पहुंच रही होती है अक्सर, जी। और बहुत तेजी से। तो कैसे कैसे होता है ये बताओ जरा तुम। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मेन जो तरीका है उनका, हाँ। हम पर जिस तरह से वो हम पर हथियार डाल, हम पर कह सकते हैं कि हेरा फेरी की शिकार शिकार हम बना बनते लेते हैं। हैं, हाँ, बन जो इस जाते हैं। तरह से बनते हैं कि हम जब भी सोशल मीडिया पर अपने बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं कि हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया, या हमारे पास इतने पैसे हैं, वो वाली बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं देख रहे घातक होते होती हैं। हैं, हाँ। वहीं हम अपने किसी साथी से अगर बात कर रहे होते हैं तो भी देखी हाँ। जाती है। आपके बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह भी आमतौर पे लोग देखते हैं। तो किस बिल्कुल। तरह से हम पर नजर रखी जा रही है ये तो हम नहीं पता कर सकते, जी। लेकिन सावधान कैसे रह सकते हैं ये हम जरूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसा इन दिनों नया ये निकला है कि आपके घर कोई पार्सल लेके आते हैं और कहते हैं कि आपका ये पार्सल है जिसका आपको पैसा देना है, और आप हाँ। कहते हैं कि हमने ये मंगवाया नहीं। तो अब उसको वापस करने के बहाने वो आपसे फोन करवाते हैं कि मैनेजर को आप फोन कर लीजिए, हमारा फोन नहीं लग रहा है, आप एक बार दीजिए अपना हाँ, फोन फिर वो लगाकर। क्योंकि जो सामान लेकर आते हैं वो कहते हैं हम तो बस सामान लाने वाले हैं, हम आप जी। वापस कर देंगे तो हमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी। तो हमें भी तरस आता है कि ये तो बेचारा मतलब छोटा कर्मचारी है, बहुत कम इनकी आमदनी है, इनको दिक्कत होगी। हाँ। तो जाहिर है कि बात कर लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है ना नेहा बिटिया, लगता है कि नेहा बिटिया ने बुक करके भेजा होगा, हो सकता है गिफ्ट भेज दिया हो हमारे लिए, बुआ के लिए। तो इसलिए वो सीधे सीधे मैनेजर से बात करवाने लगते हैं। हाँ। और अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई उनका फोन तो काम नहीं कर रहा है, जी। तो वो आपसे आपका ही फोन मांगते हैं। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि सामने ही व्यक्ति है तो क्या ही वो आपके क्या फोन कर में कर लेगा, लेगा। हाँ। तो आप मान लीजिए कई बार आप ही अगर आप ज्यादा सावधान रहें जी। तो आप ही अपना नंबर डाल कर देते हैं उनको, कि नंबर पूछ के लगा देते हैं। हाँ। वो फोन करते हैं और उसके बाद वो दोबारा फोन काटने के बाद वो क्या करते हैं कि वो दोबारा बोलते हैं कि ये नंबर नहीं लगा, दोबारा लगाते हैं। फिर से लगवाते वो फिर हैं। से डायल करते हैं, तो जब वो डायल करते हैं तो वो दूसरा नंबर लगता है, और जी। इसके जरिए जो दूसरा व्यक्ति जो बैठा है उनका साथी है, हाँ, हाँ। वो आपका फोन किसी तरह से उसमें उसके जरिए वो हैक कर सकते हैं हाँ, आपका मतलब फोन पूरा को। चोरी कर लेते हैं, जी। उसके अंदर का जितना माल असबाब है वो चोरी कर लेते हैं। अच्छा, 2-3 बार मिलवा कर थोड़ा उनका समय भी लेते हैं, जी। ताकि उनको जो कार्यवाही अपनी करनी है हेरा फेरी वाली, जो जो चीजें उनको चाहिए आपके फोन से वो ले सकें। कहीं जोड़ना है, कुछ करना है, जैसे भी वो ट्रैक कर रहे हैं, वो सारी चीज करने के लिए समय निकालते हैं। जी। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि आप एक छोटा सा एक ऐप है हमारा, जी। वो डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। तो इसमें कई बार वो टीम व्यूअर नाम से एक ऐप होता है जिसके जरिए आपका फोन और दूसरे का फोन वो कनेक्ट हो जाता है। तो जी। आप अपने फोन में जो भी कर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को साफ साफ नजर आता है। वो आमतौर पर लोग अपने फाइल एक दूसरे से साझा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। जी। तो इसके जरिए जब आपके फोन में कुछ ओटीपी आता है, हाँ। या कोई संदेश आता है, या जो भी चीजें आपने रखी तो हैं, वो उनको भी वो मिलती सब है। उन तक पहुंच जाएगी जी। बहुत ही आसानी से। और उसके बाद वो आपके फोन को अपने मनचाहे तरीके से चला सकते हैं, और एकाएक मतलब, आपको मैसेज आएगा कि भाई आपके सारे पैसे चले गए, या कहीं कुछ खरीदी हो रही है आपके हाँ। नाम से लगातार हो रही है। ऐसे मौके पर फटाफट वो क्या करते हैं कि कुछ पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में जाकर, अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके की खरीदारी कर लेते हैं, लंबे लंबे कुछ फ्लाइट के टिकट खरीद लेते हैं जो हजारों में होते हैं। तो इस तरह से वो करते हैं, तो उनकी पूरी तैयारी रहती है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और पैसे की बात तो हमारे सामने ही चल रही है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहना ही चाहिए। मतलब फोन तो अपना भी आप किसी को अपने मतलब देना किसी को, जी, है ना। हाँ, वो फोन को आप अपने हाथ में रखिए, और अगर दोबारा भी नंबर लगाना है तो आप ही लगाइए। जी। तो इससे आप एक तरह से थोड़ा तो बच सकते हैं। अगर फिर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 50% ही सही, आप किसी तरह से खुद को बचा तो सकते हैं। वहीं ये भी होता है कि सोशल मीडिया पर कई बार कुछ कपड़ों के विज्ञापन आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, 5 रुपए में मिल रहे हैं, 100 रुपए में मिल रहे हैं, 50 रुपए में मिल रहे हैं। तो आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि इतना सुंदर कपड़ा आपको 100-50 रुपए में मिलने वाला है।
तो आपको ऐसा लगता है कि चलो खरीद लिया जाए और आता रहता है ऐसा माल इन लोगों के पास। इसके संग संग एक बात और है, जो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं जी, ऐप जो होता है ये जो होता है बहुत कम उसका होता है MB का, बहुत छोटा होता है, दिखाते हैं फाइल जो होती है, तो इतने छोटे होते नहीं हैं। आमतौर पे जो भी काम के ऐप होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो ये जरूर देख लें कि कितने MB का है ना, ये सावधानी रखें। इसके संग संग ट्रांजैक्शन जब हम खुद करते हैं अपने हाथ से किसी हम जैसे देते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग आप कर रहे हों, बहुत इत्मीनान से बैठकर, मतलब अगर बगल में आप पानी रख लीजिए, खूब ठहर ठहर कर करिए, हो सके तो कागज पेन भी रखे रहें, कुछ आपको अगर नोट करना है तो आप कर सकें, बिल्कुल जल्दबाजी कतई ना करें। और बराबर उसमें आती है ये एहतियात भी लिखकर आता है बार बार, लेकिन हम उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन करें तो बहुत इत्मीनान से करें, आपका मन जो है वो हड़बड़ी में ना हो, भले ही ना करें लेकिन जल्दबाजी ना करें, ये बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ, ये भी जरूरी है। और जिस तरह से कपड़ों की हम बात कर रहे थे, वो जब सस्ते होते हैं, अब अगर आप उनकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसपे कभी भी वापसी के लिए वो नहीं लिखा होगा, या कई बार लिखा भी होता है, लेकिन वो साइट जो होती है वो 10-5 दिनों में बंद हो जाती है। तो आप उसमें कपड़े खरीदने जाते हैं, वो पैसे पहले मांगते हैं और आप उन्हें पैसे दे दीजिए, और उसके बाद या तो कटा फटा कपड़ा आता है या कुछ भी नहीं आता है, तो आपका वो सारा पैसा वहीं का वहीं चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। उससे ज्यादा बात ये भी होती है कि अक्सर हम वो सारी चीजें पढ़ते ही नहीं है, कभी कभी रिटर्न की पॉलिसी ही नहीं होती है, यानी वापस करने की उसमें कोई भी सुविधा नहीं होती है। उसके संग संग एक बात और है कि हम रिव्यू नहीं पढ़ते, जो समीक्षा की जाती है, जो लोग देते हैं वो अक्सर हम नहीं पढ़ते हैं। मतलब जल्दबाजी में देखा कपड़ा अच्छा है तो बस, हमने कहा ना कि जल्दबाजी में जो भी काम होता है वो गड़बड़ होता है, तो हड़बड़ी ना करें, उसका रिव्यू अच्छे से पढ़ें। अक्सर क्या होता है कि रिव्यू हम सोचते हैं कि ये लोग अपने आप बनवाते हैं, लिखवाते हैं, फिर भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं है, है ना। तो कभी कभी अक्सर 90% रिव्यू सही रहते हैं, यानी सही मतलब कि अच्छे नहीं लिखे होते हैं, जो भी लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, वो जेन्युइन होता है। तो कृपया उसको जरूर पढ़ें, फिर इत्मीनान से खूब तहकीकात कर लें, फिर हो सकता है उस ब्रांड को आप इंटरनेट पर जाकर देख लें कि ये सही है, स्थापित है, नहीं है, कोई ऐसे ही तो नहीं किसी ने लोकल ऐसे ही फेसबुक पर खोल दिया और आपके अपनी दुकान चला रहे हैं। भाई हम तो थक गए। और लेकिन एक बात और बता देते हैं बुआ जी, फिर गाना सुना देंगे, तो हम उसके बाद क्या नहीं, हम उसके बाद बात बताएंगे, बहुत जरूरी बात। चलिए फिर गाना ही सुना देते हैं आपको, बहुत जरूरी बात, ये बहुत जरूरी गीत है। अच्छा, ऐसा क्या बात है जी, इससे बचा जा सकता है अगर हम ये सब फ्रॉड से बच सकते हैं। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो, तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा,
ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की, नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। तो नजरों को बचा के रखिए, निशाना ना चूके, पूरी तरह से सतर्क रहकर अगर काम करें तो बच सकते हैं। सतर्क रह के काम करें। और देखो ऐसा है ना कि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते वक्त अपना फोन, बटुआ, बैग सब संभाल के रखें, अनजान व्यक्ति से बात ना करें, ऑटो या बस या ट्रेन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, सावधानी ही एक बढ़िया उपाय है। और इन्होंने ये भी लिखा है, छिलकों का व्यंजन, दो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, कुछ नया लग रहा है, हंसते हंसते सुनेंगे। तो भाई अगर आप सब्जी का भी व्यंजन है तो आप हंसते हंसते सुन सकते हैं। हाँ, है ना, सब्जी के व्यंजन भी सुन सकते हैं हंसते हंसते। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे हेरा फेरी की, जो बात कर रहे हैं, चेहरे की हंसी उड़ा दो तुम बस। हाँ, और क्या बताइए, ऑनलाइन रिन्यूअल जो होता है, आपकी पॉलिसी बस एक्सपायर होने वाली है, तुरंत आप रिन्यू करवा लीजिए, मैं फोन पर ही आपसे सब करवा देते हैं, ऐसा जो बात आती है वो कभी मत कीजिए, क्योंकि आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके पास हमारी मेल आईडी है, आपके पास हमारा नंबर है, आप हमें लिंक भेज दीजिए और हम करेंगे। तो उस लिंक को भी आप अच्छी तरह से जांचें पहले, और उसके बाद अगर वो प्रामाणिक लिंक हो, प्रामाणिक जगह का हो, वाकई जहाँ की हमें पॉलिसी रिन्यू करनी है उसी कंपनी का हो, तभी आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और उनसे उनका पता आदि पूछ सकते हैं और विस्तार में बात कर सकते हैं, तब आपको बहुत हद तक समझ में भी आ जाएगा कि ये कुछ सही है या नहीं है ना। इसी तरह से अक्सर क्या होता है कि हम किसी शहर में जाते हैं या अपने भी शहर में हमें जैसे कि कहीं कुछ खास तरीके के चिकित्सक की जरूरत है या कुरियर की जरूरत है, कुछ ऐसे साधन की जरूरत है, तो हमें लगता है चलो हम अभी फोन पे ढूंढते हैं और मिल जाएगा आपके नियर बाई, सो चीज, ये रेस्टोरेंट है, कुछ भी आप ढूंढते हैं। फिर क्या होता है कि उस नंबर पर आप न बात करें, अक्सर वो जो होते हैं वो भी गलत होते हैं। और अगर आपने फोन किया और नहीं उठा, उसके बाद सामने से फोन आता है, अच्छा आप कुरियर सर्विस ढूंढ रही थी, या अच्छा आपको रेस्टोरेंट का नंबर चाहिए, ये नंबर है, तो आपको कब क्या करना है, फिर वो आपसे पूछना शुरू करते हैं। वो तो बिल्कुल ही गलत होता है ना, क्योंकि वो सामने से फोन करते हैं, वो लोग बैठे होते हैं इस ताक में कि कौन किस चीज की तलाश में है, फिर वही बनकर वो आपसे बात करते हैं, और वो पूरे की पूरी तरह से नकली होता है, और धोखेबाजी तो होती ही है। क्योंकि धोखेबाजी से बचना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर जगह ऐसा लग रहा है कि बस धोखा होने वाला है। जैसे कि हमारे साथी कह रहे हैं, किसी से बात ही ना करो, और एकदम संभाल के रखो अपने सामानों को, सब चीजों को संभाल के तो रखना चाहिए, पर थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। हाँ, करना चाहिए। अनजान व्यक्तियों से आप कुछ लेके ना खाएं तो कब से बोला जा रहा है कि बात में देखो, जब फोन पर आदमी बेवकूफ बन जा रहा है तो सामने बात करते समय तो और भ्रम में आ जाएगा ना जी, बिल्कुल मुंह में आ जाएगा। इसके लिए जब अगर ठगी हो जाए तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1930 नंबर पर कॉल करें, साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर कंप्लेन करें, बिना देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज कराएं। तो 1930 इन्होंने नंबर लिखा है जी। और बहुत सारी चीजों में हम आलस्य करते हैं। वैसे एक बात तो है, हमारे साथी बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? कह रहे क्या बात है, 150 रुपए में कपड़ा, मजाक कर रही हो नेहा तुम? है करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, यहाँ 150 में कपड़े के वाकई आते हैं विज्ञापन। तभी तो मतलब लूटने के लिए अगर जितना सस्ता और मुफ्त की चीजें, लॉटरी निकल गई जैसी जो बातें होती है, वो एक अलग ही दुनिया में हमें पहुंचाते हैं। और वही हाल है, हम उसकी भी लालच में आते हैं और ये सस्ते वाले के भी लालच में उतनी ही तेजी से आते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। ऐसे ऐसे वो अंक बताते हैं आपको दर्ज करने के लिए, तो जो कि आपको बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है, तो ऐसे बोलते जाते हैं और आपको पूरा वो इस तरीके से नियंत्रित कर लेते हैं, एक तरह से जादू चला लेते हैं। बाद में आपको महसूस होता है अरे
हमने ये कैसे कर दिया, अरे हमने ये कैसे कर दिया। लॉटरी की जब बात जैसे बता रही हो, ऐसे ही तुमने पॉलिसी की बात बताते हैं कि अगर आपकी कोई बीमा पॉलिसी चल रही है तो वो कहते हैं कि आपकी पॉलिसी को ऐसा है कि आप एक हमें अमाउंट दे दीजिए, उसके बाद आपको पूरी जीवन जो है कुछ नहीं देना पड़ेगा, एक किस्त जो है वो नहीं भरना होगा और इसी के ब्याज से हम आपकी जो है वो किस्त जमा करते रहेंगे। अब ऐसे में लालच आ जाती है। तो अक्सर जब आपको ऐसा महसूस हो कि ये अच्छी चीज है तो आप एक दिन का समय जरूर लीजिए, उनसे कहिए हम कल बात करेंगे। हाँ, या उन्हें कहिए कि हमारे घर के जो व्यक्ति मौजूद रहेंगे उस वक्त आप घर आइए। हाँ। या फोन पर हम 2 लोग बैठकर ये बात पूरी सुनेंगे, आपकी पूरी स्कीम सुनेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेके बताएंगे। जी। और नेहा बेटी, अक्सर ये होता है कि इन सारी चीजों में अगर आपने एक दिन का समय ले लिया कि कल आप बात करिएगा, तो अक्सर वो दूसरा शिकार तलाश करने लगते हैं और आप बच जाते हैं। तो इस बात का है कि जैसे वो समय लेते हैं वैसे आप भी समय लीजिए, खूब इत्मीनान से बात करिए। और हमारी तो कोशिश यही है कि आपका 1 रुपया भी इस तरीके से बर्बाद ना हो। जी। और जो लूटने वाले हैं भाई, उनसे तो गुजारिश है कि भाई सब धंधा छोड़ दें, कुछ अच्छा काम करें, कुछ मेहनत का काम करें, है कि नहीं? हाँ? और क्या, जैसे कि छिलके छिल रहे हैं, छिलके के व्यंजन बन रहे हैं जब, तो क्या जरूरत है आपको इतना लूटमारी करने की? लूटमारी करने की सही बात है। आम के आम गुठली के दाम जब हो रहे हैं, थोड़ा सा मोटा छिलका छीलना पड़ता है। जब सब्जी बनानी हो एकदम ही पतला पतला वाला ना छील लेना। अभी जैसे क्या होता है, तरोई होती है, उसको थोड़ा मोटा मोटा छील लीजिए, फिर उसका उसको बारीक बारीक काट के और उसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पहले से देसी चना जो होता है वो भिगो के रख लीजिए और एक दिन पहले उसको उबाल लें, फिर उसके संग बना दीजिए। ये तरोई जो होती है, गलका जिसको कुछ लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं कुछ लोग जल मछली नहीं, जल तरोई कहते हैं। जल तरोई कहते हैं। हाँ। और मटर के छिलके की सब्जी भी बनती है। ऐसा क्या? उसके लिए तो आपको ऐसा भी नहीं कि पतला पतला छिलना है या मोटा मोटा छिलना है। अंदर से मटर निकाल लीजिए। आधा तो आप खा ही जाते हैं, तो मटर के छिलके की अगर सब्जी बनती है तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मटर तो हम खा ही चुके होते हैं आधा। तो जो सब्जी उसकी बनाना है, इसके लिए हरे मटर के छिलके 25 से 30 हमें चाहिए। उसमें आलू डलेगा 2, तेल लगेंगे 2 बड़े चम्मच, जीरा आप डाल सकते हैं आधा छोटा चम्मच, प्याज 2 कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच के करीब, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, टमाटर 1 चाहिए, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच और गरम मसाला डाल सकते हैं आधा छोटा चम्मच। जी। अब हरे मटर के जो छिलके हैं जो अच्छे रहते हैं, उन्हें आप निकाल लीजिए, एक बर्तन में अलग रख के टुकड़े टुकड़े में काट के इसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो वो जो उंगली के पोर होते हैं उसके हिसाब से आप टुकड़े काट सकते हैं। यानी 1 अंगुल जितना। हाँ, 1 अंगुल जितना। और आलू को लंबा लंबा काट के अलग रख लीजिए। अब आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, फिर जीरा और प्याज डालकर भून लीजिए। इसके बाद आलू, नमक और हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से उसको मिलाइए। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, अच्छी तरह से मिलाइए और थोड़ा आलू पक जाए तब तक, थोड़ा हल्का हल्का पक जाए इतना, तब तक हमें इसको पकाना है। और इसके बाद इसमें टमाटर डाल के थोड़ा 2-3 मिनट पकाइए और साथ में हरे मटर के छिलके भी डाल दीजिए, क्योंकि पकने में बहुत कम समय लेगा। तो ये सब मिलके जब पक जाता है थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। फिर उसके बाद हरा धनिया, लाल मिर्ची, गरम मसाला पाउडर ये सब डाल के अच्छी तरह से मिलाइए और घर में बिना किसी को बताए खिला दीजिए। फिर उसके बाद चलेगा, खा लेंगे तो उसके बाद फिर रोटी बनानी पड़ेगी, वो छिलके की नहीं बनती है। तो इसलिए हम लोग रोटी की नहीं बताएंगे आज रेसिपी। नहीं, आज रोटी नहीं बताना है, क्योंकि हमारे एक साथी लिख रही हैं कि पुराने दिन याद दिला दिया आपने। हमारे घर में दादी का यही फेवरेट काम था, सब्जी काटना और कुछ के छिलके भी काटना। सबसे अधिक कच्चे केले के छिलकों की सब्जी बनती थी, क्योंकि हमारे फार्म में केले के पेड़ थे। कच्चे केलों को छिलके सहित गोल गोल 4 टुकड़ों में काट कर कुकर में पानी डालकर उबालने को चढ़ा देते थे। उबल जाने पर छिलके छीलकर छोटा छोटा काट ले। सरसों के तेल को कढ़ाई में गर्म करके हींग और अजवाइन में छौंक दें, नमक हल्दी मिर्च मिला दें, फिर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन 2 चम्मच डाल दें। 4-5 केले के छिलकों में, मतलब इन्होंने लिखा है 4-5 केले के छिलके जब होंगे तो आप बेसन 2 चम्मच डाल दीजिए। बहुत सुंदर खुशबू आती है इसमें। अब इन्होंने स्वाद नहीं लिखा भाई। खुशबू अच्छी आई तो स्वाद भी अच्छा ही होगा बुआ जी। वाह, क्या बात है नेहा बेटी, हमारी एकदम वर्ड फेमस है। तो और मटर के छिलके की हम चटनी भी बना सकते हैं। अच्छा, मटर के छिलके में ये आलू की जगह हम पनीर भी तो डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं, फिर मटर पनीर ही कहलाएगा ना वो। नहीं, मटर छिलका पनीर। मटर छिलका पनीर। हाँ, अच्छा लग रहा है, नई सब्जी का नाम है ना, मटर छिलका पनीर। और मटर के छिलके की अगर चटनी बनानी है तो उसके लिए हमें छिलके को तो साफ करना है और पानी में डालकर थोड़ा सा उबाल लेना है। फिर छिलके को पानी से निकाल के ब्लेंडर में आपको इसको मटर के छिलके के साथ प्याज, धनिया, अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची साथ में डाल सकते हैं और थोड़ा नमक डालकर ब्लेंड कर दीजिए।
नींबू का रस डालिए, चाट मसाला डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, और पराठे के साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है बोल रहे हैं। मतलब हरा धनिया जब है उसके संग संग आपको छिलका भी डालना है, बस ये कहने के लिए कि धनिया हाँ, की चटनी है, उसमें हमने मटर के छिलके भी डाल दिए ताकि थोड़ा सा स्वाद बदल हाँ, जाएगा। उन्होंने कहा, नेहा बिटिया ने कहा छिलके की सब्जी बता रहे हैं तो ये भी बता दें जी। तो एक व्यंजन और भी बता रही है हमारे साथी, तरबूज को काटकर उसका लाल हिस्सा खाने के बाद सफेद हिस्से को छिलके सहित काटकर पीस कर ले और जिस तरह सब्जी छौंकते हैं छौंक देवें। मसाले सारे डाल, पानी न डालें क्योंकि तरबूज में पानी होता है, ढक कर रख देवें और कुछ ही देर में स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। देशी मटर के छिलकों को छील लेवें, यही इन्होंने भी बताया। चारों तरफ कड़क रेशे होते हैं उनको हटा दें और कढ़ाई में राई, जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाकर छिलकों को डाल दें। तभी सभी मसाले डालें, चाहे तो पतले पतले पीस कर आलू भी डाल सकते हैं। बस कुछ ही देर में सब्जी तैयार। और वैसे ये जो तरबूज की सब्जी है ये इसका जो हरा वाला हिस्सा निकाल के लाल वाला हम खाते हैं, हरे को निकाल दें और जो बीच का सफेद हिस्सा होता है उसको भी, जैसे कि हम लोग तरोई की सब्जी बनाते हैं या लौकी की सब्जी बनाते हैं, वैसे उसको छौंक के भी बनाया जा सकता है। इतनी सारी बातें हो गई तो अब कुछ भाजी खरीदने की बात हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। भाजी वाला देखो हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं। किसी ने लिखा है कि वो क्या बड़ी के बाद क्या कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे हैं कि सब्जियों के छिलके को बेकार समझकर हम अक्सर फेंक देते हैं, परंतु इनमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। जैसे तुरई के छिलकों से बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। सफेद कद्दू से बढ़िया बनाने के बाद जो छिलके बच जाते हैं उन्हें भी सुखा कर रख सकते हैं। सूखने के बाद जब इन्हें तलते हैं तो ये फूल जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
हाँ, तो भाई ऐसे ही जो खरबूजा होता है उसका भी जो छिलका होता है उसको भी थोड़ा सा आप एक एक अंगुल बराबर काट लीजिए और सुखा दीजिए खूब अच्छी तरीके से। फिर जब मर्जी हो तो आप उसको तल कर खाइए। फिर या जैसे कि लैया चना आदि नमकीन को जो घर में लगाते हैं बनाते हैं उसमें भी डाल दिया जाता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। वाह। तो इस तरीके से चीजें काम आती हैं। और हमारे एक साथी वैसे तो कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा मजा नहीं आया ये छिलकों की सब्जी के लिए, और ये लिख रहे हैं कि थोड़ा सा गाय बैलों के लिए छोड़ दीजिए। तो भाई ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन बहुत सारी सब्जियां निकलती हैं सर्दियों में। दूसरा ये कि जैसे कि मूली आदि के जो छिलके होते हैं वो सब हम लोग फेंकते ही हैं, और हमें तो भाई बड़ी मतलब बहुत दुख की बात है, हम इसके लिए बहुत दुखी होते हैं कि हम लोगों को हरा चारा खिलाने के लिए नहीं मिलते हैं इस तरीके से जानवर ना जी। तो जब नहीं मिल रहे हैं और हम फेंक रहे हैं तो उसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर सामने गाय भैंस सारी सब्जी सारे छिलके थोड़ी बना रहे बुआ जी, नहीं, और रोज नहीं बनाते। रोज बनाएंगे तो फिर घर में खाना बंद हो जाएगा। नहीं, फिर सब्जी कब खाएंगे? हाँ, वो जो सब्जी छीली थी घिया कब खाएंगे? हाँ, तो घिया फिर गाय घर को देना पड़ेगा और हमें छिलके खाने। तो खैर ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन ये बात सच है कि ये कभी कभी बनती है, थोड़ा सा बदलाव के लिए होती है, और जाहिर है कि इन सारी चीजों की बनती है। तो बड़ा आनंद आता है ये सारी चीजें कि जब बनती है। और भी बहुत सारी छिलकों की सब्जियों के बारे में तो बताते हैं। चटनी के बारे में भी हमारे साथी ने लिखा है, केले के छिलकों को उबाल लें, इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अमचूर पाउडर डालकर पीस लें, नमक और सरसों का तेल मिलाकर स्वादिष्ट चटनी का लुत्फ उठाएं। वाह। तो ये मतलब कच्चा केला कि पक्का केला? ये तो सोचना पड़ेगा। शायद पक्के केले की तो नहीं बनती होगी क्योंकि बहुत अजीब हो जाता है पक्का केला। तो हाँ, हो सकता है, पर हमारे साथी ने लिखा नहीं तो हम अब कच्चा ही मान लेते हैं। कच्चा ही सब लोग खा रहा है तो ठीक बात है। इन्होंने ये भी लिखा। बुआ जी हम एक बार कच्चे केले की बना के देखेंगे, अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरी बार पक्के केले की बना कर देखेंगे। तुम ज्यादा प्रयोग न करना तो बेहतर है। वैसे और भी चीजें हैं जैसे कद्दू, लौकी, कोहड़ा के छिलके की भुजिया बनती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है, फायदेमंद होती है। केले के छिलके की इन्होंने चटनी इन्होंने बताई थी। हाँ, तो ये सब प्रयोग कर लो बेटा, तुम ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, सारी ये छिलकों की तो हम खाएंगे ही सब्जियां, और वैसे भी सब्जियां खूब खाएंगे। हाँ। और सर्दियों का मौसम तो बुआ जी सब्जियों वाला, फलों का होता है। इतना अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं। आराम से उसे खाई जा सकती हैं सारी सब्जियां। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गोभी के डंठल की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, वो भी हम खा सकते हैं। तो इस तरह से सब्जियों की अब सब्जी खाने चले जाते हैं, कर सकती हैं। लेकिन नेहा बिटिया कुछ करेंगी नहीं, बस बताएंगी कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, हम तो बताते, लेकिन क्या है कि अभी बता तो सकते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर हमारे साथी कह रहे हैं ना कि ज्यादा भी सब्जी के नहीं, मतलब उन्हें थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा ये लग रहा हो ना कि घर में सबने सुन लिया, कहीं पता चला छिलके की सब्जी। हाँ, दो सब्जी बन रही है, एक सब्जी और एक छिलके की सब्जी। हाँ, भाइयों और भतीजों को बड़ा बुरा लगता है। हमारे भाई लोग भी यही कहते थे, क्या है तुम लोग छिलके की सब्जी क्यों बनाते हो, हर चीज में भी नमक मिर्च डाल देते हो, सोचते सब्जी बन गई। वैसे हमारी साथी ये भी लिख रही है कि बुआ जी हमारे घर में जो ना तरोई, इन्होंने नहीं लिखा है, उसे नेनुआ बोलते हैं। हाँ। तो तरोई को बहुत जगह नेनुआ भी बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ, एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है हेरा फेरी की बात पे, दूध वाला हेरा फेरी करता था, फिर वही छोटी सी बात पे आ गए हम लोग। लेकिन दूध वाली तो करेगा ही करेगा। हमारे घर में तो वो आता था, हमारे ही घर मतलब दूध देने के बाद हमारे घर के आंगन में से उतना ही पानी मिला देता था। तो उससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है ना। बहुत प्यार से ये लोग काम करते हैं, अपने अपने अंदाज है इनके। लेकिन हमारा अंदाज जो है अब वापस जाने का है। अब छिलकों की और सब्जी नहीं बनेगी और कुछ हेरा फेरी की बातें नहीं होंगी, क्योंकि वक्त की हेरा फेरी हम नहीं कर सकते। वक्त हो चला है जाने का। तो दीजिए नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।